हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। बिना किसी देरी के हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। कल हमने अधिगम का अर्थ समझा, उसकी विशेषताएं समझी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे अधिगम के सोपान। ये अधिगम के क्या क्या सोपान होते हैं। अधिगम के 6 सोपान होते हैं। अधिगम के कितने सोपान होते हैं? 6 सोपान होते हैं। इनको ना हमें क्रम से याद करने होंगे सोपानों को। ठीक है, क्रम से याद करने होंगे। सबसे पहले कौन सा आता है? अभिप्रेरणा। दूसरा विभिन्न अनुक्रियाएं। तीसरा बाधाएं। चौथा पूर्णबलन। पांचवा अनुभव का संगठन। छठा लक्ष्य। पहला कौन सा आता है? अभिप्रेरणा, मोटिवेट करना। अभिप्रेरणा पहला कौन सा है? अभिप्रेरणा। दूसरा कौन सा है? विभिन्न अनुक्रियाएं। दूसरा कौन सा है? विभिन्न अनुक्रियाएं। विभिन्न अनुक्रियाएं। और तीसरा बाधाएं। चौथा पूर्णबलन। पांचवा अनुभव का संगठन। छठा लक्ष्य। अधिगम के 6 सोपान होते हैं। अधिगम के कितने सोपान होते हैं? 6 सोपान होते हैं। नंबर 1 होता है अभिप्रेरणा। नंबर 1 कौन सा होता है? अभिप्रेरणा। नंबर 1 कौन सा होता है? अभिप्रेरणा। नंबर 1 कौन सा होता है? अभिप्रेरणा। नंबर 2 कौन सा होता है? विभिन्न अनुक्रियाएं। नंबर 2 कौन सा होता है? विभिन्न अनुक्रियाएं। नंबर 2 कौन सा होता है? विभिन्न अनुक्रियाएं। नंबर 3 होता है बाधाएं। नंबर 3 होता है बाधाएं। नंबर 4 होता है पूर्णबलन। नंबर 4 होता है पूर्णबलन। नंबर 5 होता है अनुभव का संगठन। नंबर 6 होता है लक्ष्य। नंबर 1 होता है अभिप्रेरणा। नंबर 2 होता है विभिन्न अनुक्रियाएं। नंबर 3 होता है बाधाएं। नंबर 4 होता है पूर्णबलन। नंबर 5 होता है अनुभव का संगठन। छठा होता है लक्ष्य। अभिप्रेरणा, अनुक्रियाएं, बाधाएं, पूर्णबलन और अनुभव का संगठन और लक्ष्य, ये अधिगम के सोपान होते हैं। एक बार हम लिख के रिपीट करते हैं जिससे याद हो जाए। पहले आता है, पहले कौन सा आता है? अभिप्रेरणा। पहले कौन सा आता है? अभिप्रेरणा। दूसरा आता है विभिन्न अनुक्रियाएं। विभिन्न अनुक्रिया। दूसरा कौन सा आता है? विभिन्न अनुक्रिया। और तीसरा आता है बाधाएं। तीसरा कौन सा है? बाधाएं। चौथा कौन सा है? पूर्णबलन। चौथा कौन सा है? पूर्णबलन। चौथा कौन सा होता है? पूर्णबलन। चौथा कौन सा होता है? पूर्णबलन। और पांचवा आता है अनुभव का संगठन। पांचवा आता है अनुभव का संगठन। अनुभव का संगठन। छठा होता है लक्ष्य। छठा होता है लक्ष्य। पहला आता है अभिप्रेरणा। पहला आता है अभिप्रेरणा। दूसरा विभिन्न अनुक्रियाएं। तीसरा बाधाएं। चौथा पूर्णबलन। पांचवा अनुभव का संगठन। छठा होता है लक्ष्य। छठा होता है लक्ष्य। पहले आता है अभिप्रेरणा। व्यक्ति में सीखने की प्रक्रिया में सर्वप्रथम अभिप्रेरणा जागृत होती है।
फिर मनुष्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अनुक्रियाएं करता है। रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आती है जिन्हें मनुष्य हटाने का प्रयास करती है, जिससे सीखने की प्रक्रिया निहित होती है। कई बाधाएं करने के बाद एक सही अनुक्रिया द्वारा बाधा दूर हो जाती है। यह अनुक्रिया ही मनुष्य को पूर्ण बलन प्रदान करती है, जिससे मनुष्य आगे बढ़ता हुआ लक्ष्य को प्राप्त कर देता है। लक्ष्य को प्राप्त कर देता है। अभिप्रेरणा। व्यक्ति में सीखने की प्रक्रिया में सर्वप्रथम अभिप्रेरणा क्या होती है? जागृत होती है। मतलब कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी सीखेगा ना, तो उसमें सबसे पहले क्या जागृत होगी? अभिप्रेरणा। व्यक्ति में सीखने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, सबसे पहले महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है अभिप्रेरणा। सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया कौन सी होती है? अभिप्रेरणा। फिर मनुष्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अनुक्रियाएं करता है। मतलब कि सर्वप्रथम तो अभिप्रेरणा जागृत हो गई और फिर वो ना लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न अनुक्रियाएं करता है। ठीक है, विभिन्न अनुक्रियाएं करता है। मतलब कि व्यक्ति में सीखने की प्रक्रिया में सर्वप्रथम अभिप्रेरणा क्या होती है? जागृत। सर्वप्रथम क्या जागृत होती है? अभिप्रेरणा। व्यक्ति में अभिप्रेरणा जागृत होती है। ठीक है, और फिर मनुष्य ना लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, मनुष्य किसकी प्राप्ति के लिए? लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए। मनुष्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अनुक्रियाएं करता है। लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्या करता है? अनुक्रिया। मनुष्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्या करता है? अनुक्रियाएं। रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आती हैं। रास्ते में बहुत सारे क्या आती है? बाधाएं। रास्ते में बहुत सारी क्या होती है? बाधाएं। ये देखो, हम ना दिगम के सोपान है ना, उनको इनमें पढ़ रहे हैं। पहले क्या मिली? अभिप्रेरणा जागृत हुई ना, उसके बाद में लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्या की? अनुक्रियाएं। ठीक है, क्या की? विभिन्न अनुक्रियाएं है ना, ये यरी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्या की? विभिन्न अनुक्रियाएं करता है। ठीक है, रास्ते में बहुत सारी क्या ही? बाधाएं। रास्ते में बहुत सारी क्या ही? बाधाएं, जिन्हें हटाने का प्रयास करता है। मतलब कि जो बाधाएं आती है उनको हटाने का क्या करता है? प्रयास। ये निगम के हम सोपान पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, रास्ते में बहुत सारी बाधाएं, इन्हें हटाने का प्रयास करता है, और जिससे सीखने की प्रक्रिया निहित होती है। कई प्रक्रियाएं करने के बाद एक अनुक्रियाएं द्वारा दूर हो जाती है, और अनुक्रिया ही मनुष्य का क्या है? पूर्ण बलन प्रदान करती है, जिससे मनुष्य आगे बढ़ता हुआ लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। आगे बढ़ता हुआ क्या कर लेता है? लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। इसमें मोटा मोटी ये बात है, सबसे पहले क्या जागृत होगी? अभिप्रेरणा। उसके बाद वो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या करेगा? अनुक्रियाएं। रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आती है, उनको वो हटाने का प्रयास करेगा, जिससे सीखने की प्रक्रिया निहित होती है। जिससे क्या होती है? सीखने की प्रक्रिया निहित होती है। कई क्रिया करने के बाद एक अनुक्रियाएं द्वारा बाधा दूर हो जाती है। यह अनुक्रिया ही बाधा को पूर्णबलन प्रदान करती है, जिससे मनुष्य आगे बढ़ता हुआ लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। जिससे मनुष्य आगे बढ़ता हुआ क्या प्राप्त कर लेता है? लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। क्या प्राप्त कर लेता है? मनुष्य आगे बढ़कर लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। तो इसमें मोटा मोटी बात तो यही है
कि जो अधिगम के ये सोपान थे कौन कौन से थे। अभिप्रेरणा थी, विभिन्न अनुक्रियाएं थी, बाधाएं थी, पूर्णबलन था, अनुभव का संगठन था और लक्ष्य था। ये सारे के सारे ना ये अधिगम के क्या है, ये सारे के सारे अधिगम के सोपान हैं। इनको याद करना जरूरी होता है, मतलब कि इनको ना हमें क्रम वाइज करना याद हो, जिससे ही सोपान याद करने होते हैं। मतलब कि व्यक्ति ना कुछ भी सीखेगा तो स्वरूप सबसे पहले किससे मोटिवेट होगा, अभिप्रेरणा उसमें जागृत होगी। फिर मनुष्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बहुत सारी अनुक्रियाएं करेगा। लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो व्यक्ति है ना वो बहुत सारी अनुक्रियाएं करेगा। फिर ना उसके रास्ते में क्या आती है, बाधाएं आती है, बहुत सारी बाधाएं आती है, जिन्हें वो क्या करेगा, हटाने का प्रयास करेगा। और जिससे सीखने की प्रक्रिया क्या होती है, निहित होती है। और कई क्रियाएं करने के बाद एक अनुक्रिया द्वारा बाधा दूर हो जाती है। यह अनुक्रिया ही मनुष्य को पूर्ण बलन प्रदान करता है और वो अंत में वह लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। ये सारे के सारे अधिगम के सोपान होते हैं। अब आगे पढ़ते हैं हम अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। हर कोई भी चीज़ हो, मतलब कि उसको प्रभावित करने वाले कारक होते ही होते हैं। इसमें आ गया कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन से कारक होते हैं। सबसे पहले आता है अभिप्रेरणा। कौन आता है, अभिप्रेरणा। क्योंकि मनुष्य में जागृत करने का सर्वप्रथम क्या थी, अभिप्रेरणा ही तो जागृत होती है मनुष्य में। और ये भी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक है अभिप्रेरणा। कि सीखने में अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान है। सीखने में किसका महत्वपूर्ण स्थान है, अभिप्रेरणा का। सीखने में किसका महत्वपूर्ण स्थान है, अभिप्रेरणा का। सीखने में किसका महत्वपूर्ण स्थान है, अभिप्रेरणा का। ये क्या करता है, अधिगम को प्रभावित करता है। हम क्या पढ़ रहे हैं, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अभिप्रेरणा सीखने में अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान है। अभिप्रेरणा से बालक के सीखने में तेजी आती है। अभिप्रेरणा सीखने से बालक में क्या आती है, तेजी आती है। अभिप्रेरणा सीखने से बालक में क्या आती है, तेजी आती है या मजबूती आती है। अभिप्रेरणा सीखने में अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान है। अभिप्रेरणा से बालक में सीखने में तेजी तथा मजबूती आती है। आगे आ गया बुद्धि या समझ शक्ति। अधिक बुद्धिमान बालक कम बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा जल्दी सीख लेता है। मतलब कि अधिक जिसकी बुद्धि होगी ना वो कम बुद्धि वालों की अपेक्षा जल्दी सीखेगा। जिसमें ज़्यादा बुद्धि होगी ना वह जल्दी सीख सकता है। पहला तो अभिप्रेरणा हो गया कि यह सीखने का महत्वपूर्ण स्थान है, बालक आसानी से सीख सकता है तथा इसमें मजबूती आती है। दूसरा आ गया बुद्धि। बुद्धि में तो यही बात है कि जो अधिक बुद्धिमान बालक है ना वो कम बुद्धि वालों की अपेक्षा जल्दी सीख लेता है। जो बालक जिसकी मेंटल ज़्यादा होगी ना वही जल्दी सीखेगा, और कम जिसकी बुद्धि होगी तो वह धीरे धीरे ही सीखेगा, कोई भी चीज़ हो जाए। आगे आ गया शारीरिक स्वास्थ्य, जो महत्वपूर्ण होता है। हमारा शरीर अगर स्वस्थ होगा तो हम जल्दी सीखेंगे, स्वस्थ नहीं होगा तो हम धीरे से सीखेंगे। शारीरिक स्वास्थ्य कि शारीरिक से स्वस्थ बालक रोगी बालक की अपेक्षा शीघ्रता से सीखता है। मतलब कि जो शारीरिक रूप से क्या होगा, स्वस्थ होगा बालक रोगी बालक की अपेक्षा शीघ्रता से सीख सकते हैं। क्योंकि रोगी बालक सीखने में न तो कोई रुचि लेता है न ही उसका शरीर साथ देता है। न ही उसका शरीर क्या देता है, साथ देता है, न ही उसका शरीर साथ देता है। मतलब कि जो व्यक्ति शरीर से स्वस्थ होगा ना वह शीघ्रता से सीखेगा, और जो मतलब कि रोगी होगा ना वो शीघ्रता से नहीं सीख पाएगा। क्योंकि हम कोई भी चीज़ करें सबसे पहले हमारा स्वास्थ्य ठीक होना बहुत ही ज़रूरी होता है। स्वास्थ्य के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं सीख सकते, क्योंकि यह सबसे मोस्ट बिंदु है। क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य
कि शारीरिक रूप से बालक कमज़ोर होगा तो वह धीरे सीखेगा, और वो ठीक होगा तो वह शीघ्रता से उस बात को सीख लेगा। क्योंकि रोगी बालक सीखने में न तो रुचि लेता है और न ही उसका शरीर साथ देता है। बस यही बात है इसमें। अभी प्रेरणा तो यही हो गया कि सीखने में महत्वपूर्ण स्थान है, अभी प्रेरणा होती है, ठीक है। बुद्धि, ज़्यादा बुद्धि होगी तो जल्दी सीखेगा, कम बुद्धि वाला होगा तो धीरे सीखेगा। शारीरिक स्वास्थ्य तो वो हो गया कि जो व्यक्ति स्वस्थ है वो शीघ्रता से सीख पाएगा, जो रोगी है वो धीरे धीरे सीखेगा, ना ही उसकी रुचि होती है उसमें। आगे आ गया वातावरण। जिस वातावरण में रहते हैं वैसा ही बच्चा बनेगा। यदि बालक का सीखने का स्थान प्रकाश युक्त न अच्छी हवा से युक्त होना चाहिए। मतलब कि जहाँ बालक सीखते हैं ना, तो उसका मतलब कि उस प्रकाश युक्त व अच्छी हवा युक्त होना चाहिए। यदि बालक का सीखने का स्थान क्या होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, अच्छी, वहाँ पर अच्छा वातावरण होना चाहिए। अच्छा वातावरण होगा तो वो बालक ना अच्छी तरह से सीख पाएगा किसी भी चीज़ को। अच्छा वातावरण होगा तो वो अच्छा ही तो सीख पाएगा। सीखने का समय तो होता है। सीखने का समय भी अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करता है। क्या? सीखने का समय भी क्या करता है, अधिगम को प्रभावित करता है। अतः समय प्रभावित करते हैं। बच्चे पाठशाला में जाते हैं तो उसमें एक उत्साह वह क्या होती है, फुर्ती होती है। क्या होती है? उत्साह है वह। मतलब कि हम स्कूल जाते हैं तब हमें एक उत्साहित होता है कि हम स्कूल जाएंगे, लेकिन इसके से कोई बात जल्दी सीख लेता है, धीरे धीरे बाद के क्लास में वह सीखने में गति धीमी कर देता है, क्योंकि वह अंत में जाकर वो बच्चा थक जाता है। सुबह सुबह जाते हैं तब उसे मतलब कुछ भी बताएंगे वो याद होगा, और अंत में जाकर वो बच्चा थक जाता है लास्ट के क्लासों में। तो ये भी एक सीखने का समय है जो अधिगम को प्रभावित करता है। आगे आ गया शिक्षण विधि। सीखने में शिक्षण विधि का महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षण विधि का महत्वपूर्ण स्थान सीखने में है। सीखने की विधि जितनी ज़्यादा रुचिकर होगी उतना ही जल्दी बच्चा उसको सीख पाएगा। क्या करेगा? सीख पाएगा। इसलिए कक्षाओं में खेल पद्धति तथा करके सीखने का अधिक प्रयोग किया जाता है। मतलब कि शिक्षण विधि होती है ना, शिक्षण विधि ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चों को समझ में आए, वह रुचिकर बनानी होती है हमें। सीखने की विधि जितनी ज़्यादा रुचिकर उपयुक्त होगी, सीखना उतना ही क्या होगा, आसान। इसलिए प्रारंभिक कक्षाओं में खेल पद्धति तथा करके सीखने का अधिक प्रयोग किया जाता है। आगे आता है विषय सामग्री कि अधिगम की प्रक्रिया पर विषय सामग्री का प्रभाव पड़ता है। कठिन व अर्थहीन सामग्री की अपेक्षा सरल व अर्थपूर्ण सामग्री से शीघ्रता से तथा सरलता से सीखा जा सकता है। सरलता से तथा सीखा जा सकता है। ये थे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। क्या थे? अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। एक बार हम इसमें एक बार हम दोबारा से इसको रिपीट करते हैं, इन कारकों को, जिससे आपको याद हो जाए। फिर हम सोपान भी एक बार फिर से रिपीट करेंगे।
ये थे अधिगम को प्रभावित करने ये 7 कारक है जो अधिगम को क्या करता है, प्रभावित करता है। ये कारक अधिगम को प्रभावित करने वाले ये कारक होते हैं। सबसे पहले क्या था, अभिप्रेरणा। क्या था, जिसमें क्या था कि अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण क्या होता था, स्थान, और जिससे बालक के सीखने में तेजी तथा मजबूती आती है। बालक के सीखने में क्या आती है, तेजी तथा मजबूती आती है। बालक के सीखने में तेजी तथा मजबूती आती है क्योंकि अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। क्या होता है अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान, जिससे बालक में तेजी तथा मजबूती आती है। तेजी तथा क्या आती है, मजबूती आती है। बुद्धि समझ शक्ति में हो गया, मतलब कि जिसकी बुद्धि कम होगी तो वो धीरे सीखेगा, ज़्यादा होगी तो वो जल्दी सीखेगा, बस यही बात है इसमें। शारीरिक स्वास्थ्य, अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ होगा तो वह जल्दी सीख सकेगा, और जो रोगी होगा उसकी ना तो सीखने में रुचि होगी और न ही उसका शरीर साथ देता है। क्योंकि हम जब बीमार होते तब हमारा भी नहीं मन करता कुछ सीखने का। कि बालक के स्वस्थ बालक रोगी बालकों की अपेक्षा शीघ्रता से सीख सकते हैं, क्योंकि रोगी बालक सीखने में न तो रुचि लेता है और न ही उसका शरीर साथ देता है। आगे आ गया वातावरण, कि यदि बालक सीखने का स्थान पर प्रकाश युक्त व अच्छी हवा से युक्त हो ना, तब वो जल्दी सीख सकेगा। एनवायरनमेंट का तो बहुत ही प्रभाव पड़ता है बालक पर। सीखने का समय हो गया, कि सीखने का समय अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। तय समय प्रभावित करते हैं, क्योंकि बच्चे पाठशाला में जाते हैं तो उनके ना पहले क्लास में तो उनमें एक उत्साह होता है, और धीरे धीरे की क्लासों में वह बच्चा थक जाता है। उसके सीखने में क्या जाती है, उसके सीखने में, उसकी सीखने की गति क्या पड़ जाती है, धीमी पड़ जाती है। आगे आगे शिक्षण विधि, सीखने में शिक्षण विधि का महत्वपूर्ण स्थान है। सीखने की विधि जितनी ज़्यादा रुचिकर होगी, उपयुक्त होगी, उतना ही आसानी से बच्चा सीख पाएगा। इसलिए प्रारंभिक कक्षाओं में खेल पद्धति और सीखने का अधिक प्रभाव उपयुक्त किया जाता है। आगे आ गया विषय सामग्री। अधिगम की प्रक्रिया पर विषय सामग्री का प्रभाव पड़ता है। कठिन व अर्थहीन सामग्री की अपेक्षा सरल व अर्थपूर्ण सामग्री से शीघ्रता से तथा सरलता से सीख सकता है, शीघ्रता से सीख सकता है। अब हम इनके सोपानों को फिर से रिपीट करते हैं। सोपान कितने थे, 6 थे। कौन कौन से थे, सबसे पहले क्या था, अभिप्रेरणा। क्या था, अभिप्रेरणा। दूसरा कौन सा था, विभिन्न अनुक्रियाएं। तीसरा बाधाएं। चौथा पुनर्बलन। पांचवा अनुभव का संगठन। छठा लक्ष्य। अभिप्रेरणा, विभिन्न अनुक्रियाएं, बाधाएं, पुनर्बलन, अनुभव का संगठन, लक्ष्य। लक्ष्य तो हमें बाद में तो हासिल होता है, लक्ष्य तो हमें अंत में तो हासिल होता है ना। सबसे पहले हमें अभिप्रेरणा होती है, उसके बाद में हम विभिन्न अनुक्रियाएं करते हैं, उसके बाद में हमारे मार्ग में बाधाएं आती है, फिर हम उसको हटाने का प्रयास करते हैं, और फिर अनुभव का संगठन होता है। उसके बाद में हम मतलब कि उसके बाद में हम लक्ष्य प्राप्त तो करते हैं, उसके बाद में लक्ष्य ही तो प्राप्त करते हैं। विभिन्न अनुक्रिया मनुष्य को पूर्णबलन प्रदान तो करती है, विभिन्न अनुक्रिया मनुष्य को क्या करती है, विभिन्न अनुक्रिया ही तो प्रदान करती हैं। और अनुभव का संगठन हो गया, इसमें लक्ष्य हो गया। अब हम इसके सोपान को डिटेल से इसमें हेडलाइन में पढ़ते हैं कि व्यक्ति में सीखने की प्रक्रिया में सर्वप्रथम क्या जागृत होती है, अभिप्रेरणा। व्यक्ति में सबसे पहले सीखने में क्या जागृत होती है, अभिप्रेरणा।
फिर मनुष्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न अनुक्रियाएं करता है। कोई भी मान लो हम जो भी लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे तब हम विभिन्न प्रकार के कार्य तो करेंगे, विभिन्न अनुक्रियाएं तो करेंगे। ठीक है, विभिन्न अनुक्रियाएं करते हैं। रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आती है तब उसको हटाने का प्रयास तो करते ही हैं, जिससे सीखने का प्रक्रिया निहित होती है। कई क्रियाएं करने से एक सही अनुक्रिया द्वारा बाधा दूर हो जाती है और यह अनुक्रिया ही मनुष्य को क्या करती है, पूर्ण बलन प्रदान करती है, जिससे मनुष्य आगे बढ़ता हुआ लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। ये सारे सोपान पढ़कर वो अंत में लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। सबसे पहले भी प्रेरणा जागृत होगी और उसके बाद विभिन्न अनुक्रियाएं करेगा और जिससे उनके रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आती है उन्हें भी हटाने का प्रयास करेगा, जिससे सीखने की प्रक्रिया क्या होती है, निहित होती है। कई क्रियाओं करने के बाद उन्हें अनुक्रियाओं द्वारा होता है जो होता है, यह अनुक्रिया ही मनुष्य को पूर्ण प्रदान करती है, जिससे मनुष्य आगे बढ़ता और लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। बस मोटा मोटी तो यही बात है। अधिगम के सोपान ये हमेशा ही पूछे जाते हैं। इनको हम ना ये ऐसे याद नहीं कर सकते कि प्रेरणा आ गया तो लक्ष्य, नहीं, लक्ष्य तो अंत में ही आएगा। हमें इन्हें डिटेल वर्ड्स याद करना होगा। जैसे अभी प्रेरणा हो गई, अभी विभिन्न अनुक्रियाएं हो गई, बाधाएं हो गई, पूर्ण बलन हो गया, अनुभव का संगठन हो गया और लक्ष्य हो गया। यही अधिगम के सोपान हो गए। ये प्रभावित करने वाले कारक हमने पढ़ ही चुके हैं कि अधिगम को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। इसमें बस अभी प्रेरणा आ गया और बुद्धि समझ शक्ति, मतलब कि मैंने बता ही दिया। सबसे पहले महत्वपूर्ण स्थान अभी प्रेरणा का होता है। और बुद्धि, तेज बुद्धि वाला बालक जल्दी सीखेगा, कम बुद्धि वाला बालक धीरे सीखेगा। शरीर स्वस्थ होगा तो वो जल्दी सीख पाएगा और रोगी होगा तो वो धीरे सीखेगा। इन्वायरमेंट हो गया, अच्छी वातावरण होगा तो वो जल्दी सीख सकेगा। शुद्ध वहाँ पर शुद्ध वातावरण होगा तो वो जल्दी सीख सकेगा। सीखने का समय भी अधिगम को प्रभावित करता है। मतलब कि जब बच्चा पाठशाला के अंदर जाता है ना तो वो पहले की क्लास में उत्साह है, उसमें फुर्ती होती है, बाद की क्लासों में उसकी क्लास में धीमी गति पड़ जाती है। आगे आता है शिक्षण विधि। सीखने में शिक्षण विधि का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जिस सीखने की विधि जितनी ज़्यादा रुचिकर उपयुक्त होगी उतना ही बच्चा आसानी से सीख सकता है। आगे आ गया विशेष सामग्री कि अधिगम की प्रक्रिया पर विशेष सामग्री का प्रभाव पड़ता है। अधिगम की प्रक्रिया पर किसका प्रभाव पड़ता है? विशेष सामग्री का। अधिगम की सबसे किसका प्रभाव पड़ता है? विशेष सामग्री का। कठिन व अर्थहीन सामग्री की अपेक्षा सरल व अर्थपूर्ण सामग्री से शीघ्रता से तथा सरलता से सीख सकता है। आगे आ गया परिपक्वता कि परिपक्वता का क्या महत्व है कि शरीर की क्षमता जिस व्यवहार को करने में योग्य होती है वही परिपक्वता होती है। शरीर की क्षमता जिस व्यवहार को करने में योग्य होती है वही परिपक्वता होती है, वही परिपक्वता होती है। शरीर की क्षमता जिस व्यवहार को करने में योग्य होती है वही क्या होती है? परिपक्वता होती है। शरीर की क्षमता क्या गया? शरीर की क्षमता क्या गया? शरीर की क्षमता जिस व्यवहार को करने योग्य होती है वही क्या होती है? परिपक्वता होती है। शरीर की क्षमता जिस व्यवहार को करने में योग्य होती है वही क्या होती है? परिपक्वता होती है। जैसे आ गया कुतिया के पिल्लों की आंख जन्म के समय नहीं खुलती ना, लेकिन शरीर के परिपक्व होने के साथ साथ उनकी आंख खुलने शुरू हो जाती है। परिपक्वता और अधिगम एक दूसरे के पूरक प्रत्यक्ष है, आपस में विरोधी नहीं है। अधिगम से व्यवहार में क्या होता है? परिवर्तन। यह किसने कहा था? गिलफोर्ड ने। व्यवहार के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम है। परिपक्वता से भी व्यवहार में परिवर्तन होता है। अधिगम से ही व्यवहार में परिवर्तन होता है और परिपक्वता से ही व्यवहार में क्या होता है?
परिवर्तन होता है। व्यवहार में क्या होता है? परिवर्तन। परिपक्वता का संबंध शारीरिक मानसिक शक्तियों में के विकास से है। परिपक्वता का संबंध शारीरिक और मानसिक शक्तियों के विकास से है। जन्म के बाद मानव शिशु के शरीर का नियंत्रण विकास से होता है। जैसे जैसे शरीर के विभिन्न अंगों में वृद्धि होती है, वैसे वैसे ही उन अंगों की क्षमता व शक्ति भी बढ़ती है। क्षमता का बढ़ना और मजबूत होना ही क्या आता है? परिपक्वता। क्या आता है? परिपक्वता कहलाता है। मतलब कि इसमें ये बात है कि जब एक कुतिया होती है वो पिल्लों को जन्म देती है, तब उसकी आंखें नहीं खुलती ना, तो वो धीरे धीरे परिपक्व होंगे तभी तो उसकी आंखें खुलेगी। और अधिगम और परिपक्वता एक दूसरे से पूरक प्रत्यक्ष है, आपस में विरोधी नहीं होता। देखो, अधिगम से ही व्यवहार में परिवर्तन होता है और परिपक्वता से भी व्यवहार में परिवर्तन होता है। परिपक्वता का संबंध शारीरिक, मतलब कि जो परिपक्वता का संबंध किससे है? कि शरीर से परिपक्व है, कि शारीरिक मानसिक क्रियाओं के विकास में। जन्म के बाद शिशु के शरीर का नियंत्रण का विकास होता है। जैसे जैसे शरीर की विभिन्न अंगों में वृद्धि होगी, वैसे वैसे ही उन अंगों की क्षमता शक्ति भी मजबूती बढ़ती है। क्षमता का बढ़ना और मजबूत होना ही क्या कहलाता है? परिपक्वता। मतलब कि इसमें ये बताया है कि परिपक्व जब हम कोई भी चीज़ हो, मतलब कि एक उदाहरण देती हूँ मैं। हम एक पेड़ देखते हैं, उस पर एक फल लगा है। फल क्या है? कच्चा, वो परिपक्व नहीं हुआ। फल तो कच्चा ही, वो परिपक्व नहीं। अगर वो परिपक्व होगा तो वह अपने आप ही नीचे गिर जाएगा, वो परिपक्व होकर कि मैं परिपक्व हो गया। ठीक है, कि इसके अब हम इसको खा सकते, वो परिपक्व फल हो गया। वैसे ही कोई भी चीज़ वो परिपक्व होनी चाहिए। जैसे उदाहरण कुत्ते वाला तो है ही, कि जब कुत्तियाँ बच्चे को जन्म देती तो वो होता है, वो पिल्ले होते हैं, उनकी आँख नहीं खुल सकते, वो आँख को नहीं खोल सकते। जो वो परिपक्व धीरे धीरे समय लगता है परिपक्व होने में, धीरे धीरे जैसे जैसे परिपक्व होंगे वैसे वैसे वो कुतिया के पिल्ले ना आँख खोलनी शुरू कर देंगे। फिर वह मतलब कि परिपक्वता का संबंध किससे? शारीरिक से है, मानसिक से। ये सब क्या है? परिपक्वता। अधिगम और परिपक्वता एक दूसरे के विरोधी नहीं है। इसके परिपक्वता से भी व्यवहार में परिवर्तन होता है, अधिगम से भी व्यवहार में परिवर्तन होता है। ठीक है, अधिगम से भी व्यवहार में क्या होता है? परिवर्तन होता है। आज हमने इसके सोपान पढ़ लिए थे। इसके 6 सोपान थे। अभिप्रेरणा थी, विभिन्न अनुक्रियाएं थी और विभिन्न अनुक्रियाएं थी और बाधाएं थी। पूर्णबलन था, अनुभव का संगठन था और लक्ष्य था। ये हमने इसके सोपान पढ़ लिए थे। अभिप्रेरणा पढ़ लिया, विभिन्न अनुक्रियाएं, पूर्णबलन पढ़ लिया, बाधाएं, अनुभव का संगठन, लक्ष्य। विभिन्न अभिप्रेरणा, विभिन्न अनुक्रियाएं, बाधाएं, पूर्णबलन और अनुभव का संगठन और लक्ष्य। उसके बाद में हमने इसके प्रभावित करने वाले कारक पढ़ लिए। इसमें सबसे पहले मोटिवेट कौन करता है? अभिप्रेरणा आता है। उसके बाद बुद्धि आ गया, शारीरिक स्वास्थ्य आ गया, वातावरण आ गया, सीखने का समय आ गया, शिक्षण विद्या आ गई, विषय सामग्री आ गई और ये सारे के सारे इनको अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक आ गए थे। हमने सोपान को भी को हम पढ़ लिया है, उसके प्रभावित करने वाले कारक भी पढ़ लिए हैं। और परिपक्वता मैंने बता ही दिया कि जब हम परिपक्व होंगे तभी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। जय हिंद।